बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज वफाकी काबीना ने नई तवानाई पॉलिसी जो बचत प्लान है इसकी मंजूरी दे दी। जो फैसले किए गए इसकी तफसीलात से वफाकी वज़रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगाह किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा आज ये फैसला किया गया है वफाकी काबीना की जानिब से, जो उनको पास समरी आई थी पावर मिनिस्ट्री की जानिब से, कि अब रात 8 साढ़े 8 बजे दुकानें और शादी हॉल रात 10 बजे बंद कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो सरकारी इदारे हैं, जो दफातर हैं, वहाँ पर बिजली की खपत में 30% कमी लाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने कहा गैर मौसर बल्ब पंखों की पैदावार में भी बंदिश लाने का मंसूबा है और साथ में कॉनिकल गीजर्स लाजमी करार दिए गए हैं। ये एनर्जी सेवर होते हैं, मैंने कहा ज़रा बता दूं क्योंकि एक टर्मिनोलॉजी है। फिर हाउसिंग सेक्टर में इस्लाहात और जो गैर मौसर आलात हैं इनकी प्रोडक्शन को भी कम किया जाएगा, बल्कि ख़त्म कर दिया जाएगा। और जो सरकार खरीदारी है उस पर भी बंदिश होगी। ई बाइक्स, जो हमने पहले भी बात की थी, इलेक्ट्रिक बाइक्स मुतारिफ कराए जाएंगे और जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो 50% ऑन की जाएंगी। ये जो अहम चीदा नुकात हैं वो हमारी दस्तक की स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। वो मेन हाईलाइट्स हैं जो आज एनर्जी कंजर्वेशन पॉलिसी फेडरल कैबिनेट ने मंजूर की है। और उनका कहा कि इन इकदामात के बाद, जो कि आज से नाफिजुल अमल है, मुल्क भर में 63 अरब रुपए की बचत होगी सालाना। जो हमारा एनर्जी इंपोर्ट बिल है उसमें खातिर खा कमी आएगी, क्योंकि हम बहुत महंगे ईंधन से अपनी एनर्जी पैदा कर रहे हैं। इन इकदामात को जब इंशाल्लाह अमल दरामद होगा, इस हवाले से रद्दमल भी सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब, जहाँ PTI की हुकूमतें हैं, उनके जो मैं तर्जुमानों की गुफ्तगू सुन रहा था मीडिया पे, उन्होंने कहा कि उनसे मुशावरत नहीं की गई, जिसकी वजह से वो इस अमल को मुस्तरद कर रही हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। फिर जो कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था और उसका एलामिया भी और हमने उस पर प्रोग्राम किया था, उस पर दो नुकात बहुत आम थे। एक तो जो हमने जिसका जिक्र भी किया कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म और रियासत अपनी पूरी कुव्वत से इनसे निपटेगा। और दूसरा जो बड़ा अहम जो नुकता है जिसको हम चाहेंगे कि आज हम इस पे ज़रा ज़्यादा गुफ्तगू करें, वो कौमी सलामती जुड़ी हुई है हमारी इक्तिसादी इस्तेहकाम से। और आज इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जो इकनॉमिक रोड मैप है वो मईशत की बहाली और आवाम को रिलीफ देने के हवाले से है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ आज वाइट पेपर जारी कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने वीडियो के ज़रिए खिताब भी किया और उन्होंने कहा, दोबारा दोहराया अपना मुतालबा कि जो ये मौजूदा मुआशी मुश्किलात है इनका हल उनके नज़दीक इलेक्शंस हैं। साथ में उन्होंने कहा कि जिस दलदल में हम फंसे हुए हैं इसमें निकलने के लिए IMF के प्रोग्राम में हमें जाना पड़ा। तो इस पर्सपेक्टिव से आज की नशिस्त में हम गुफ्तगू करेंगे। 3 कलीदी शख्सियात मेरे साथ आज शरीक गुफ्तगू का तारुफ हमसे करा देता। हम इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं डॉक्टर शाजिया सुमरो साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमजद खान नियाजी साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं। ज़ाहिर बात है उन इस्तीफ़े के लिए दोबारा वफ्त की सूरत में भी आप आए थे राजा प्रदर्शद साहब के पास। बारकैफ आप PTI के MNA हैं और सेनेटर राना मकबूल अहमद साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन है। तीनों मुसलमानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाज़त से डॉक्टर साहिबा और राना साहब, मैं न्याई साहब से गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। न्याई साहब, जैसे मैंने बताया, जो मैंने गुफ्तगू सुनी, आपके तर्जुमान बैरिस्टर साहब जो KP गवर्नमेंट के हैं और असलम इकबाल साहब जो इंडस्ट्रीज़ के पंजाब के मिनिस्टर हैं, वो इसको मुस्तरद कर रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, ये तो कौमी ख़जाने पे जो बोझ है उसको कम करने के लिए मेजर्स दी जा रही हैं। 62-63 अरब रुपए की सालाना बचत है। इस पर सर क्यों कर आप लोग मुत्तफिक नहीं हैं? आप नहीं समझते? आप भी यूरोप गए होंगे, मुख्तलिफ दुनिया में घूमे फिरे होंगे, दुकानें तो वहाँ पर सरे शाम बंद कर दी जाती हैं और रेस्टोरेंट्स में भी मेरा खुद भी जाने का इत्तेफाक हुआ, 8 साढ़े 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं आपको मिलता है मेन्यू पे। तो सर इसकी मुखालफत क्यों कर की जा रही है? इससे तो बेहतर नहीं है कि कुछ एनर्जी कंजर्व भी होगी और हमारा इंपोर्ट बिल भी कम होगा? अमजद नियाजी साहब, फेडरल गवर्नमेंट कम से कम सूबों के साथ बैठ के उनके साथ नेगोशिएशन करके, ताकि इम्प्लीमेंट तो सूबों ने करना है जी। अब फेडरल गवर्नमेंट तो 24 किलोमीटर के अंदर उनकी हुकूमत है, 24 से बाहर तो फारिग है। अब जब इम्प्लीमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने करना है तो उनके साथ बैठ के चीजें तय तो करें ना, ताकि वो भी तो जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मशावरत के साथ एक नेशनल कंसेंसस पैदा करके
और मैं समझता हूं कि उसमें अगर आप 63 अरब का आप कहते हैं कि बेनिफिट है और 400 अरब का आप लॉस कर बैठे हैं, इकोनॉमी को बिठा दें ये भी, और लाखों लोगों को बेरोजगार कर दें, ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। हाँ, आप सूबों के साथ बैठे, सूबों के साथ बैठ के, और फिर सूबे जो है वो स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के कुछ चीजें जो हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। कोई शक नहीं है कि मैं यूरोप गया हूं, मैं भी गया हूं कि वहां अपना डे लाइट्स में सारा बिजनेस होता है और शाम में बंद होता है, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान के थोड़े से मारूजी हालात या पाकिस्तान के जो मसाइल है वो थोड़े डिफरेंट है। यहाँ पे हमेशा लोगों ने, जैसे आप सऊदी अरब चले जाए, वहां ज्यादा आपकी जो बिजनेस है, आपकी मार्केट्स है, वो इशा के बाद ज्यादातर खुली होती है और रात 2-2:30 बजे तक खुली होती है। हर जगह पे एक डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। तो मेरे कहने का मकसद है कि कम से कम आप स्टेक होल्डर्स के ठीक। साथ बातचीत तो करें ना, उन्हें बताएं कि हम इसमें पाकिस्तान का ये फायदा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी का ये बेहतर हो सकती है। इस तरीके के साथ आप ताजरों के साथ नेगोशिएशन ठीक। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स करें और फिर वहां से वो जो तजावीज दे, ताकि कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पे एक चीज जो है, ताकि जो इंप्लीमेंट तो हो ना। ये आपका अहम नुक्ता है। वैसे इन प्रिंसिपल न्याय साहब, आप इससे एग्री करते हैं कि जल्दी डे लाइट को जितना ज्यादा इस्तेमाल किया जाए उतना बेहतर? हमारे मजहब में भी है कि सुबह उठ के अपने कारोबार जो है वो तमाम कर लिए जाएं शुरू, और जब धन्यवाद। शाम हो तो आप खत्म कर दें। इसमें कोई शक नहीं है, मेरी बात सुन रहे हैं, मैंने इनकार नहीं किया। मैंने कहा है कि डे लाइट में बिजनेस हो सकता है, लेकिन जहां पे जब चीजें डिस्प्यूटेड हो जाए, वहां पे आपको चाहिए कि आप एक कंसेंसस पैदा करें ट्रेडर्स के साथ, उनके साथ, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के साथ बैठे तो सही ना। जी, बहुत अहम नुक्ता है। मतलब आप देखिए कि ना, आप केपी में के साथ नहीं बैठे, आप पंजाब के साथ नहीं बैठे, आप आजाद कश्मीर के साथ नहीं बैठे, आप जीबी के साथ नहीं बैठे, तो आप क्या इंप्लीमेंट करना चाहते हैं? ये अहम नुक्ता आपने उठाया। मैं सेनेटर राणा साहब सर, ये बड़ा अहम नुक्ता उठाया अमजद न्याई साहब ने। उन्होंने कहा है कि बिल्कुल डे लाइट को कंज्यूम करना चाहिए। मुशावरत, क्या आप समझते हैं कि बेहतर है कि मुशावरत कर ली जाए, ऑन बोर्ड लिया जाए? क्योंकि इससे तो मैं भी मुत्तफिक हूँ कि नाफिजुल अमल तो तब होगा जब सूबे इस पर इंप्लीमेंट करेंगे ना। ज़ाहिर बात है, ज़्यादातर अवाम तो सूबों में बसती है। सेनेटर राणा मकबूल साहब। अनवर साहब, बड़ी अच्छी बात की अमजद न्याजी साहब ने, और दानाई की बात की है। जो मामला कंसल्टेशन से होता है वो दूरियों से थोड़ा होता है। इसलिए तो हम इनको हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि आप आ जाएं पार्लियामेंट में। एक फोरम मौजूद है, वहाँ हर तरह की कंसल्टेशन हुआ करेगी, तो क्यों नहीं आते हैं? बिला वजह अपना वक्त और एनर्जी भी ज़ाया कर रहे हैं, कौम के लिए भी मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। तो बड़ा अच्छा फोरम है, ये आइडियल है। बाहर सूरत हम भी अपनी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई तरीके कार कम्युनिकेशन का हो, लेकिन कुछ सुनेगा इनमें से जो प्रोविंसेस हैं, को बात करने के लिए तैयार है कि इनके चीफ मिनिस्टर्स जो हैं, आप देख रहे हैं कि जो अंदाज़ गुफ्तगू है और जो तर्ज सलूक है और तर्ज खताबत है, वो इसका एक तरह से मुतहम्मिल है कि ये बातचीत कर। लेकिन सर, अगर कोई नेशनल कॉज हो, जो ऐसा इशू हो जो सियासत से हट के हो, मुल्की मईशत मैं है। समझता हूँ कि ये बिल्कुल नेशनल कॉज, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस चीज़ का हामी हूँ। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सुबह उठते ही कि फ़ौरन कम्युनिकेट करें। चलो, आपके अफसरान कम्युनिकेट कर लें, आपके और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कम्युनिकेट कर लें चीफ मिनिस्टर्स के साथ। लेकिन ये जो रिएक्शन दिया है, ये मैं समझता हूँ कानून के भी मुताबिक नहीं है कि जी हम नहीं मानते। मैंने बहुत सारी ट्रेडर ऑर्गेनाइजेशंस को ये बात करते हुए सुना है टीवी के ऊपर कि ये बड़ा अहसन फैसला है, बड़ा मुस्तहसन फैसला है, क्योंकि वो कहते हैं कि जी इससे हमारे एनर्जी के, बिजली के बिल भी कम आएंगे, कारोबार भी चलेगा और हमारी बिजली भी कम कंज्यूम होगी और ख़र्चा हमारा कम होगा। ये इसके पहलू हैं जो अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो लॉ की भी मैं आपको अर्ज कर दूं सर, इसमें जो आर्टिकल 149 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका सब आर्टिकल 4 है, द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल आल्सो एक्सटेंड टू द गिविंग डायरेक्शंस टू ए प्रोविंस as to the manner in which the executive authority thereof is to be exercised for the purpose of preventing any grave menace to the peace or tranquility or economic life of Pakistan or any part of thereof। यानी एक मैंडेटरी है हदायत जो होती है फेडरल गवर्नमेंट की,
for the provinces to comply with. बड़ी अच्छी बात है कि ये समझौते से हो जाए और ये कल ही होना चाहिए। मैं नाज़ी साहब को इस बात के लिए मुबारक देता हूँ। क्या उन्होंने आज मोहब्बत की बात की है, खिलाफ मामूल, बड़ी अच्छी लगी है। तो ठीक है जनाब, ये फैसला हो गया। आपको यकीन ही नहीं आ रहा था कि न्यायी साहब जो है वो मुकालमे की या उसकी बात करेंगे? हम तो खैर किस बात की बोली है, लेकिन अभी राब्ता करते हैं और कम्युनिकेट भी करते हैं। चले ठीक है, कि ये बड़ी अहसन बात अच्छा जेस्चर है कि हुकूमत और अपोजिशन के जो मेंबरान हैं वो गुफ्तगू शनीद के जरिए एक अच्छे पैराए में गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाजी साहब, ज़रबत है सिंध में आप लोगों की गवर्नमेंट है और कराची सिटी ऑफ लाइट्स है और वहाँ पर भी बड़ा ट्रेंड है। जैसे अभी बात कर रहे थे अमजद न्याई साहब, सऊदी अरब में तो खैर उनका आपको पता है तेल जो है वहाँ तो माशाल्लाह ताला की देन है, रेल फेल है तो उसी से बिजली बनाते हैं, पाकिस्तान तो इंपोर्ट करता है। आप समझती हैं कि ताजिर बरादरी भी ऑन बोर्ड होगी कराची स्पेसिफिकली, क्योंकि वहाँ पर भी एक इशू आता है कि हमेशा लेट नाइट दुकानें खुलती हैं और एक ट्रेंड है, एक रवैये हमने बनाए हुए हैं अपने, क्या कहेंगे इस हवाले से? और सिंध गवर्नमेंट पूरी तरह ऑन बोर्ड है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनवर। मैं सबसे पहले तो न्याजी साहब की बात का ये कहना चाहूँगी कि वो ना मानो वाली चीज़ पे बैठे हुए हैं। देखें, जब एक बहुत बड़ा कॉज आया था कोरोना का, तो उसमें भी सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्टेप लेते हुए कोरोना के हालात देखते हुए लॉकडाउन लगाया था। उस पर इमरान खान साहब ने ये कहा था कि ये गलत कदम उठाया गया है और लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है, लेकिन फिर उसी लॉकडाउन को पूरे पाकिस्तान में लगाया गया और फिर WHO ने उसको माना और क्रेडिट भी दिया कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा कदम उठाया था, लॉकडाउन लगा के लोगों की सेफ्टी में वो काम आया। तो देखें, अभी भी अगर ये स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं समझती हूँ कि इसको वेलकम करना चाहिए। और ये सिर्फ आप जैसे कहते हैं कि 24 किलोमीटर या 27 किलोमीटर की गवर्नमेंट के लिए नहीं उठाया गया है, पूरी कौम के लिए उठाया गया है। और अगर आप उसमें साथ देंगे तो आप नेशनल कॉज के लिए साथ दे रहे हैं, आपका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। और देखें, जब ये चीज़ें हो रही थी और जब आपने लॉकडाउन लगाए थे, पूरे पाकिस्तान में बंद किया गया था, लोगों को भी बंद किया गया था, और तब भी लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे थे और वो चीज़ को समझ रहे थे कि वो पाकिस्तान के लिए एक है और पाकिस्तान की आवाम की सहूलत के लिए काम किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की आवाम इतनी बाशऊर है कि वो इन चीज़ों को समझेगी। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिजनेस कम्युनिटी ने भी ये ऑप्शन दिए थे, ये स्ट्रेटजी दी थी कि इस तरह से अगर ये चीज़ की जाए कि इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। और हम लोग जो एक क्लाइमेट चेंज के उसमें फंसे हुए हैं, हिसार में फंसे हुए हैं, वो भी चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं कि हम जब बाइक्स पे आ जाएंगे या इस तरह से अपनी कंज्यूम कम कर देंगे गाड़ियों की एनर्जी, हाँ जी, ये भी हम कम कर देंगे तो उससे भी हम क्लाइमेट चेंज की वजह से भी अपने आप को सेव कर सकते हैं। भी कम हो जाएगा, बिल्कुल ये भी हो सकता है। तो ये एक पॉजिटिव, आप अगर उसको पॉजिटिव माइंड से सोचें तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए सही कर सकते हैं। लेकिन एक बात है कि PTI का नैरेटिव हमेशा नेगेटिव रहा है या वो हमेशा इंतशार फैलाने वाली चीज़ें करते हैं। जिस तरह से उन्होंने इदारों को मुतनाज़ा बनाया, हम वो चीज़ें नहीं करना चाहते, क्योंकि हम अपोजिशन में बैठ के भी आपको चार्टर्ड ऑफ इकोनॉमी आपको ऑफर की थी, लेकिन आप उस वक्त भी हुकूमत में होते हुए भी कंटेनर पर थे और अपोजिशन की ही परफॉर्मेंस दे रहे थे। तो हम अब भी आपसे यही कहेंगे कि आए, पार्लियामेंट को इज्जत दें और अपनी बातें जो आप बाहर बैठ के कर रहे हैं या कहीं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ऑनलाइन होके आप बातें कर रहे हैं, वो आके पार्लियामेंट में सजेशन दें। आपकी सबसे ज्यादा वहां पे सुनी जाएगी और इस तरह से आपके पार्लियामेंट को इज्जत देना आपकी इज्जत है। अमजद न्याई साहब, सर ज़ाहिर बात है आप भी बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है और आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी प्रेस टॉक कर रहे थे, चूंकि डॉक्टर शाजिया साहब ने बात की तो इस बात को बढ़ाते हुए वो कह रहे हैं कि PTI के जो MNAs हैं वो तो स्पीकर कौमी असम्बली राजा प्रदर्शद साहब से रिक्वेस्टें कर रहे हैं पसे चिलमन के इस्तीफे नाम मंजूर करो, और उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब नहीं मौजूद थे जिस वक्त में आप थे, पहले उन्होंने आना था, परवेज़ खटक साहब भी नहीं आए। बारकैफ ये चूँकि कमेंट आया था। दूसरा सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल जब हम शो कर रहे थे कौमी सलामती कमेटी का एलामिया आया और आज उस पर आपने देखो कि तमाम अखबारात की भी हेडलाइंस हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी है वो जुड़ी हुई है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, एंड आई विल एग्री कि आप भी इससे मुतफिक होंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आज आप लोगों ने वाइट पेपर निकाला है, मुतबादिल तजवीज़ भी सामने आई है। मैं पढ़ रहा था, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि दलदल से निकलने के लिए IMF के पास जाना पड़ेगा और IMF की शर्त कड़ी होती हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, इस पर भी बिल्कुल इत्तेफाक है, ये भी कहते हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ानी है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है,
ये भी सर पता है, सब कहते हैं इकोनॉमिक मैनेजर्स के करंट अकाउंट डेफिसिट कम करना है हमने। तो सर जब बहुत सी चीज़ें मुश्तरकात हैं और एक तरह की व्यू है, तो क्या इकोनॉमी पे सर कोई चार्टर नहीं हो सकता? अगर चार्टर के लफ्ज से चिढ़ है तो कोई मुफाहमत, कोई मुआहिदा? नहीं साहब। अनवर, सबसे पहले तो आपने पसे चिलमन की जो बात की है ना, सर। उसमें ये बहुत जोर लगा रहे हैं किसी तरीके के साथ हॉर्स ट्रेडिंग करके एमएनएस को जो है वो अपनी तरफ खींचा जाए। लेकिन तमाम अल्हम्दुलिल्लाह जो इमरान खान के विजन के साथ खड़ा है, खड़ा है। ठीक। हाँ, किसी ने लोटा बनना है, दो है, एक है, कोई भी नहीं है। तो मेरे ख्याल में तो इस पे जितना जोर लगा चुके हैं, इसके बाद कौन बनेगा? पहले जो लोटे बन चुके हैं वो बन चुके हैं। अब देखें, 127 लोगों ने आपको इस्तीफे जमा कराए हैं और वो 127 के 127 कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर कर लो। तो उसमें कौन सी बात है? जब हमारे साथ आने को तैयार है इकट्ठे, हमारे साथ कहने को तैयार है इकट्ठे, अब उनको अलग अलग करके पहले आपने जो 11 इस्तीफों का आपने मेरे ख्याल में एक जो गैर मसावाना सलूक किया, वो भी मुनासिब नहीं था। ठीक। चलो, आपने किया, उसमें भी आपने करके देख लिया, हार गए। आप उनको अब कहना चाहते हैं कि जी आप अलग अलग आए ताकि गुफ्तो शनीद हो सके, बातचीत हो सके। लेकिन कोई भी अलग आपको खदशा तो नहीं, कहीं बहक तो नहीं जाएंगे मैंने जो आप कह रहे हैं अलग अलग बुलाने पर मुतरिज हैं? को या पार्टी पर अलग अलग बुलाने पर मुतरिज है, कोई ये तो नहीं खदशा कि कहीं बहक ना जाए? अनवार, जो मेरी बात सुने जी। किसी ने कहा है आज तक टीवी पे आके कि मैं इमरान खान के फैसले को नहीं मानता? सर वो नासिर मूसा जही साहब हैं। जिंदा उसमें ठहरे हैं। और सर जी, नासिर मूसा जही साहब, अगर एक आध, मेरी बात सुने, एक अगर आज चला भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कह देगा कि मैं नहीं इस्तीफा देना, अल्लाह ला कर सका, सलाह बाकी तो देना चाहते हैं। अच्छा। अब दूसरा, आपने कहा कि मईशत जो बैठ चुकी है ना, इस वक्त मसला ये है कि इस गवर्नमेंट के पास अब वो मैंडेट नहीं रहा, वो सकत नहीं रही जिसके मुताबिक जो है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हो या पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी हो या पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी हो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ बयान नहीं कर पा रहे। अच्छा। लोग इन पे एतबार करने पे नहीं तैयार। आप देखें कि जो काम इन्होंने आज बताए कि पाकिस्तान के जो लोग बैठे हैं ओवरसीज यानी कि पाकिस्तानी, वो आज क्यों नहीं इनको पैसा भेजना चाहते? उनको हमने को रोका है, लेकिन वो समझते हैं कि ये गासिब है, इन्होंने पाकिस्तान का पैसा चुराया, ये चोर हैं, ये अपने पैसे जो है वो पाकिस्तान के पैसे चुरा के बाहर लेके गए, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। और फिर आपके जो वजीरे खजाना है वो खुद मनी लॉन्ड्रिंग का उनका इतराफ बयान पड़ा है। अब जिस जैसा मुल्क का 3 साल 8 माह आप लोग की हुकूमत रही, 3 साल 8 माह, ओहो यार, अब कुछ भी ना मिल गया ना, तो 3 साल 8 माह में आप लोगों ने प्रूफ नहीं किया ना सर? 3 साल 8 माह में आपको सजाएं दिलवा देनी चाहिए थी यार। हमने तो प्रूफ किया। अब जिन लोगों ने कहां प्रूफ किया? मीडिया पे जिस शख्सियत ने रोका हुआ था वो भी आपको पता है। अब उसको मेरे मुंह से आप वही बात है कि जिनका जो एहतसाब नहीं चाहते थे इनका, उन्होंने इनको एनआरओ दिया। ये इंकिशाफात आप लोगों ने इक़्तिदार से हटने के बाद किए हैं वैसे न्यायी साहब, ये इंकिशाफात इक़्तिदार में हटने से बाद हो रही है। वो इसलिए कि हम नहीं चाहते थे, क्योंकि अक्सर लोग जो है फिर इदारे के पीछे छुपना शुरू हो देते हैं। अच्छा। इदारा हमारे लिए मोहतरम है। अब शख्सियत की जो उसके जो पॉजिटिव जो नेगेटिव पहलू थे वो तो सामने आ रहे हैं ना। ठीक। वो तो हकायक सामने आ रहे हैं, अगर उसको कोई डिनाई कर दे तो बताएं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जी इन पे चूंकि मैंडेट नहीं है, तो सेनेटर राणा साहब, वो आपने सुना राणा मकबूल साहब, अमजद न्याई साहब का कहना है कि बोल्ड इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के हवाले से और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनके मुताबिक आप लोगों के पास वो मैंडेट नहीं है और इंटरनेशनल कम्युनिटी आपकी बात पर जो है वो भरोसा नहीं कर रही या बिलीव नहीं कर रही, जो मतलब जो मैं समझ सकूं उनके आर्गूमेंट से। सर क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल इनके पास मैंडेट था और उन्होंने जो कमालात दिखाए हैं आपने खुद अपनी नज़रों से देखे हैं। आईएमएफ को डिफाई किसने किया मैंडेट के बावजूद?
और जो बलामतें बाद में आई हैं, इन्हीं के बिट्रेयल की वजह से आई है ना। मुआहदे से बेवफाई जो की है इंटरनेशनल मुआहदे से, उसकी सब कीमत सारी कौम अदा कर रही है ना। ये मैंडेट की वजह से किया था ना, ये मैंडेट ही तो था कि इतने मुकदमे झूठे बनाए मरियम के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, हाँ जी, और फिर कहते हैं कि जी हमें मौका ही नहीं मिला। और ये इन्होंने एक बात की जिस पे मैं हमेशा एतराज़ करता हूँ कि पार्लियामेंटेरियंस को ये लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इन्होंने कहा चोर। आप अपना आप तो देख लें जी, आप जो जगह जगह घड़ियां जो आपने बेची हैं, वो क्या आपको कोई इज्जत मिली है? क्या हुआ था? आप यही जो बात इस्तेमाल करते हैं, हाई कोर्ट में आए हैं जनाब इमरान साहब, तो क्या रौला पड़ा, क्या नारे लगे, वकीलों ने क्या कहा? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? ठीक, आपने जो अपने जो अकाउंट रखे जिसमें करोड़ों रुपए आपने हाथों से जमा कराया, अपने हाथों से वापस लिया, वो आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया। ये भी कहाँ की ईमानदारी है जिसकी आप प्रचार करते रहते हैं? अच्छा, आपने जितने स्कैंडल हुए हैं, गंदम का स्कैंडल हुआ, शुगर का स्कैंडल हुआ, एलएनजी का स्कैंडल हुआ, किसी में कोई आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की? वो कह रहे हैं हमारे हाथ बंधे हुए थे। राणा साहब आपने सुना? नहीं, ये बातें गलत हैं। क्या जब शाहिद खाकान अब्बासी को इन्होंने गिरफ्तार किया हाथ बंधे हुए थे? एहसन इकबाल को किया हाथ बंधे हुए थे? मरियम को गिरफ्तार किया, उसके बिस्तर छीने, उस वक्त हाथ बंधे हुए थे? मियां नवाज की रोटी और जो है वो बंद की जो है दवाई, ये हाथ बंधे हुए थे? कितने लोग इन्होंने गिरफ्तार किए हैं और कितने बेगुनाहों को इन्होंने उनके ऊपर जुल्म किया है, उस वक्त हाथ बंधे हुए थे? आपकी प्राइम मिनिस्टर की, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की, आप ह्यूस्टन की तकरीर सुन लें जो इंटरनेशनल लेवल पे अमेरिका में उन्होंने जाके की कि मैं वापस जाके इनके बिस्तर भी खींच लूंगा, एसी भी खींच लूंगा, ये भी खींच लूंगा, वो भी खींच लूंगा। यार, ह्यूमन राइट्स की ये इज्जत था आपके दिलों में? आप इस काबिल नहीं थे कि आप गवर्नेंस कर सकें। अभी भी आप में वो अल्फाज को चूज ही नहीं कर सकते। आप आदाब महफिल से वाकिफ नहीं हैं, आदाब गुफ्तगू से वाकिफ नहीं हैं। आपका हुस्न खताबत जो है वो इतना ज्यादा मायूब है और बिलो स्टैंडर्ड है कि जहां भी आप बैठते हैं मोहब्बत की फिजा को नफरत की फिजा में बदल देते हैं। हम चाहेंगे कि हमारी फिजा जो है वो मोहब्बत से भरी हुई रहे। मैं एक बात और कर लूं, इसकी बात मैं करना चाहता हूं जो न्यायी साहब फरमा रहे थे। सर कर ले। क्या न्यायी साहब को आर्टिकल 64 पढ़े मेहरबानी करके कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 64 आर्टिकल 64 पढ़े, क्या लिखा है उसमें कि वो हर इस्तीफा जो हैंड रिटन होगा और जो स्पीकर जो है अगर उसे ये शक हो या कोई रीजन हो उसके पास कि ये बंदा अंडर प्रेशर है, ठीक है, या किसी टेम्पटेशन में है, तो वो इस्तीफा कबूल नहीं होगा। यस, आर्टिकल 64 ठीक कह रहा है। ये आर्टिकल 64 पढ़ेंगे सही। ठीक है सर, एक वक्फा ले लेते हैं सर, मैंने वक्फा लेना है सर, उसके बाद मैं लौट के आऊंगा, फिर न्यायी साहब भी बात करेंगे, डॉक्टर शाजिया साहब से भी इसका मैं जवाब लूंगा। एक व्यूअर्स एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। इतवार वीकेंड एट होम ला रहा है सितारों का हाल, आपकी सेहत का ख्याल, होगी लेजेंड्स के साथ गपशप विद कपशप। बात होगी नए जायकों की, मौसम के बदलते हुए पहनावों की, साथ साथ होंगे मजेदार खेल और होगी लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस। जो बनाएगी खुशगवार आपका हफ्ता और इतवार, तो देखना मत भूलिएगा वीकेंड एट होम, सिर्फ पीटीवी होम पर। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम गुफ्तगू कर रहे हैं मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर बात है अपोजिशन जो है वो अपोजिशन का किरदार अदा करती है,
अब हमारे मुल्क में थोड़ी सी रवायत पड़ गई है कि अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन भी हो रही है। जब इनकी हुकूमत थी तो आप लोग इनकी इक्तिसादी पॉलिसियों के नाकिद थे, अब ये हैं हुकूमत, लेकिन ज़ाहिर बात है अपना एक रिफॉर्म का एजेंडा लेकर आगे बढ़ रही। आप समझती हैं कि जो आप लोगों की इकोनॉमिक पॉलिसी और जो प्लान है पिछले 8 माह से और आगे का जो आपका टेन्योर है उसमें कोई रिजल्ट्स निकलेंगे? आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिजॉल्व किया कि जी आवाम को रिलीफ भी मिलेगा और मईशत बहाल होगी। आपको मईशत बहाल होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए अनवार, सबसे पहले तो जो न्याजी साहब ने बात की है, आप देख लें कि पिछले टर्म में या इनकी जो मैंडेट था उसमें इन्होंने कहा था कि 90 डेज में हम करप्शन ख़त्म करेंगे। जी जी। जो इन्होंने नहीं की बल्कि बढ़ा दी। उसके बाद इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही कि हमने कोई केसेस नहीं बनाए, लेकिन उन केसेस का फ़ायदा इन्होंने उठाया। जिस तरह से फरियाल तालपुर साहिबा को ईद वाली रात पे चांद रात को जेल में शिफ्ट किया गया, और फिर आसिफ साहब को जिस तरह से इन्होंने पूरे कोरोना में इन्होंने हेयरिंग के लिए रखा, तो ये उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि किसी तरह से हम इंतकाम लें। और दूसरी बात यह है कि जो आज मईशत के लिए बात हुई है उसमें आपने देखा कि दवाइयों में कमी का आज पहला स्टेप है। कैबिनेट ने दवाइयों में कमी का पहला स्टेप लिया है, जिसमें लोगों को, आवाम को रिलीफ मिलेगा। और आगे जो एक पॉलिसी बनाई गई है, जैसे जैसे उस पर इम्प्लीमेंट होता जाएगा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो आवाम को रिलीफ ज़रूर मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं दोबारा से ये कहूँगी कि अगर इंतशार फैलाने पे आए तो ये लोग बैठ के सिर्फ इदारों को मुतनाज़ बनाएंगे और इदारों के जो भी खिलाफ बातें करनी हो वो ये बिल्कुल करेंगे। लेकिन अगर इनको कहा जाए कि आए बैठें, जैसे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले ही जब वो नेशनल असेंबली में नहीं थे तब भी उन्होंने यही कहा था APS के वाक़े के बाद, बैठें सब लोग, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल होना चाहिए। सही है। तो देखें अब तक अगर आप बीइंग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे तब भी इंतशार आप फैलाते थे, और कौन कौन से आपने जो लोगों के साथ मुआहदे किए थे वो कहाँ पर हैं, जिनकी वजह से आज जो है आपके KP में सबसे ज्यादा जो दहशतगर्दी फैली हुई है, और वो क्यों हो रही है? आपके MPAs जो हैं या वहाँ पे जो पॉलिटिकल लोग हैं वो वहाँ से क्यों अपना सूबा छोड़ के इस्लामाबाद शिफ्ट हो रहे हैं या दूसरे सूबों में शिफ्ट हो रहे हैं? तो ये चीजें आपको कंट्रोल करनी चाहिए थी। यहाँ पे आप जवाबदेह हैं, लेकिन आप हुकूमत में भी दूसरों को अकाउंटेबल बना रहे थे। अब अगर आप हुकूमत में नहीं हैं तब भी आप दूसरों को अकाउंटेबल बना रहे हैं। मैं चाहूंगा अमजद न्याई साहब, सर ये जरूर बताइएगा, जहाँ तक जैसे दहशतगर्दी के वाकयात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है रिसीविंग एंड पे रहा है और दोबारा उस पर इजाफा हो रहा है। अगरचे आज वेरी अनफॉर्चुनेटली मुल्तान में भी 2 CTD के जो हमारे एहलकार थे उनको गोली मार के जो है वो शहीद कर दिया गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हम उनकी फैमिलीज़ के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। कोई पासस बाय थे, ज़ाहिर बात है कोई मिसक्रिएंट्स ही होंगे या कोई दहशतगर्दी की कार्रवाई होगी। दूसरा सर, चूँकि पब्लिक के हवाले से मैं बात करना चाहूँगा, आटा अब 18वीं तरमीम के बाद आप खुद माशाल्लाह बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, बहुत से जो काम है वो सूबों को शिफ्ट हो गए। पहले हमारा सेंटर जो था वो बड़ा हैवी होता था, आजकल सूबों के पास बहुत जिम्मेदारी हैं। मैं देख रहा था पंजाब में 370% इजाफा कर दिया गया और ऑफिशियली सोमवार से जो 20 किलो का आटे का थैला है उसकी कीमत भी 1295 से बढ़ाकर 1660 रुपए कर दी गई। तो न्याय साहब, सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, अल्फाज की जंग अपनी जगह, सर ये जो पब्लिक सर्विस है उसके लिए मैं चाहूँगा कि सूबाई हुकूमतें क्या किरदार अदा कर रही है, चाहे वो आटे की फरामी हो, चाहे वो दहशतगर्दी के हवाले से बेहतर हिकमत अमली हो, CTD जैसे महकमे को दोबारा खड़ा करना हो KP में। अमजद न्याई साहब। अनवर, सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 18वीं तरमीम में पास्को को पंजाब के या प्रोविंस के हवाले नहीं किया गया। फेडरल गवर्नमेंट ही कोटा मुतय्यन करता है और उसके मुताबिक पंजाब गवर्नमेंट आगे प्रोसीड करता है। जब पिछले 2-2.5 माह से मुसलसल ये कहा जा रहा है कि एक तो हमें अपना जितना भी शेयर था इसके लिहाज से 167 अरब से ज्यादा की रकम जो है वो अभी तक पे ही नहीं की फेडरल गवर्नमेंट ने, और साथ साथ गंदम का कोटा जो मुसलसल कह रहा है पंजाब, उसको भी जेरे गौर ही नहीं किया गया कि यहाँ पे जब डिमांड एंड सप्लाई में कमी होगी तो यकीनन उसकी कीमत बढ़ेगी। लेकिन जब वो डिमांड ही पूरी ना कर रही हो फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि जो पास्को हमें दे ही ना रहा हो, यानी वज़ीर आज़म साहब, तो फिर लाजमी बात है बढ़ेगी। दूसरा आपका ये कहना कि जो नेशनल
कॉज है जो मैं समझता हूँ, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जब पूरी कौम इकट्ठी हुई, वो उसकी वजह थी कि तमाम कौम को इकट्ठा किया और एक एजेंडे पे आर्मी पब्लिक स्कूल के जो जी मैं समझता हूँ आज भी हमारा दिल खून के आंसू बिल्कुल। होता है, उसने इकट्ठा किया। लेकिन आज जब एक पार्टी को दीवार के साथ लगा के उसके तमाम उसको उसके साथ देखो, उसके आपने जो इदारे हैं वो इदारे ताउन ही ना करे, लेकिन उसके बावजूद भी ये जिम्मेदारी बनती है सिक्योरिटी फोर्सेस की कि वो इस हमारी जो सिक्योरिटी है उसको जो है सिक्योर करना। जी लेकिन उसके लिए ये भी तो देखे ना कि जब हैबतुल्लाह टीटीपी को मान रहा था, तो आपने क्यों नहीं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया? क्यों नहीं आपने तमाम कौन मार रहा था सर? एक अमजद साहब प्लेटफॉर्म किसकी पे बात इकट्ठा करें? किया? कतकलाई मस्जिद कौन मार रहा था आपने कहा? मैंने कहा देखो, तालिब मार नहीं रहा था, मैंने कहा तालिबान ने हैबतुल्लाह उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने अफगानिस्तान टीटीपी के। को एक्सेप्ट किया, तो उसका आपको देखो उसका जो फॉल उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट आना था वो आपके बॉर्डर पे आना था। लेकिन आपने क्यों नहीं फौरी तौर पे कौम को एतमाद में लिया? क्यों नहीं आपने, चलो कौम बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो आप मीडिया पे डिस्कस नहीं कर सकते, आप पब्लिकली डिस्कस नहीं करते, तो आपने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास फौरी तौर पे क्यों नहीं बुलाया? और मैं समझता हूँ ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ठीक जो मौजूदा गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ एनआरओ के लिए तो ये तगदौ कर रहे हैं, केसेस से जान छुड़ाने के लिए तगदौर है, क्यों नहीं सिक्योरिटी के ऊपर इन्होंने फौरी तौर पे इजलास बुलाया? सर ये दो हुए ये ना इनकी नेग्लिजेंस है। न्याय साहब, ये दो हुए ना इजलास सर कौमी सलामती कमेटी के, एक जुम्मे को हुआ एक कल हुआ। पिछले माह की बात कर रहा हूँ, ये तो अब जुमा 2 दिन हुए हैं जिसमें आपने 2 इजलास बुलाए, जब आप सर पे आन पड़ी है और दहशतगर्दी आपके दरवाजे पे आके खड़ी हुई है कि जब इस्लामाबाद के अंदर सुसाइड होते हैं, बन्नू के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने अल्हम्दुलिल्लाह वहां पे उन्होंने दहशतगर्दों को मारा। लेकिन यार बात सुने, खुदा का खौफ करें, लोगों को देखिए, इदारों को आप पीछे खड़े हो, इदारों को देखिए, चाहे पुलिस हो, सिटी डीटीओ, स्पेशल ब्रांच हो, केपीओ, लेवीज हो, सब लोग आपके लिए काबिल कबूल है। फौज है, आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, लेकिन इनको सपोर्ट तो करे ना। आप समझते हैं कि सपोर्ट उस तरह कुल्ली तौर पे नहीं हो रही? राणा साहब आप जरा मेरी रहनुमाई करेंगे सर, ये जो नहीं इवेंट दी बता गई ना। ठीक आपने आप मेरी बात सुन लें, जी, आप जी, मेरी जी। अदबार अपनी बात सुन। जी जी सर प्लीज। देखिए, वजीर खारजा को बैरूनी दौरों से फुर्सत हो तो ना, तो वजीर वहां पे खारजा तो बैरूनी 1 दौरे ही अरब आपने करेगा ना लगा दिए। सर? सुनना ना, मैं फुर्सत से बात यह है कि वो क्यों नहीं गया काबुल में। ओके। आपको पता है वहां पे उन्होंने भेज दिया अपनी नए वजीर खारजा, जो उन्होंने उनको एक्सेप्टेंस ही नहीं दी। हिना रबानी खार साहब तो का आप बात आपकी कर। कारकर्दगी जो है वो तो खुल के सामने आ गई। अच्छा तो उन्होंने जवाब दे के भेज दिया। आपको पता है उनका तो ट्रेडिशन है कि औरतों को मिलते भी नहीं है, उन्होंने अपने पता नहीं इधर उधर की हाँ के आपको भेज दिया। बाबा आप उनके साथ बैठे, उनके साथ एक सीरियस वैसे न्याय साहब कथा कलामी के लिए माजरत, न्याय साहब मैं टू सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट सर, उनके जो वजीर खारजा वो मिले थे हिना रबानी खार साहिबा से और उनकी मुलाकात हुई थी, जो अफगानिस्तान के वजीर खारजा उनसे मिले थे सर, वो मिले थे बाहर के। आपने आपका नुक्ता सामने आ गया था सेनेटर राणा साहब। सर ये जरा रहनुमाई कीजिएगा, ये क्योंकि मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, वो बता रहे हैं कि कोई अरेंजमेंट हुई थी अफगानिस्तान में जिसकी वजह से ये हमले जो हुए हैं, हैबतुल्लाह साहब को उन्होंने नाम लिया और उन्होंने कहा उसके बाद से गालिबन अफगानिस्तान तालिबान और तहरीक कलदम तंजीम के हवाले से वो बात कर रहे थे। जरा इस हवाले से आप बताएंगे क्या उस वक्त बर वक्त फैसला किया गया, नहीं किया गया? और दूसरा, इदारों को केपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर इनका मुकाबला करना चाहिए, नुक्ता ये भी है इनका, अमजद न्याई साहब का। देखो जी, इदारे तो मुकाबला कर रहे हैं। अब आप जो बन्नू में बात कर रहे थे अभी सर, एक एसपीएस सीटीटी का वहाँ कोई वहाँ स्टाफ नहीं है, कोई उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, कोई उनके पास वो टेलीस्कोप्स नहीं है, कोई उनके पास सर्वेलेंस का सिस्टम नहीं है, कोई उनके पास स्नाइपर्स नहीं है जी। यानी ये तो अपने कामों में लगे रहे हैं और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया ही नहीं है। उनकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी बेचारों की नहीं कुछ इन्होंने करने दी, क्योंकि प्रेफरेंसेस इनके बड़े मुख्तलिफ थे। इसलिए बात यह है कि कौम भी मुश्तमे है और अदारे भी मुश्तमे हैं। केपी की गवर्नमेंट अगर सामने आए, बढ़ के आए, चीफ मिनिस्टर को फारिग करे यहाँ से, जमान पाक से वापस जाए,
वो यहाँ क्या करते रहते हैं अंडमान पाक में बैठ के? वहाँ मेहनत करें और अदारों को सपोर्ट करें तो सूरत हाल बदलेगी। अगर अच्छा। आप अटेंशन ही नहीं दें अपने जो प्रोफेशनल काम है या नेशनल ड्यूटी है और ही काम करते रहें और लाहौर में बैठे रहें तो क्या आपकी आउटपुट होगी? दो बातें मैं करना चाहता हूँ जी सर। जो एक तो था, इन्होंने खुद भी एक गुफ्तगू शुरू की थी तालिबान के साथ, आपको पता है वो बीच में रह गई। जी, उस वक्त भी लोग बहुत ज्यादा एतराज कर रहे थे कि टीटीपी के साथ गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए, कि ये नहीं इस तरह सीधे नहीं होते ना, ये समझेंगे। तो बहरहाल वो तो होना था, लेकिन वी हैव टू फेस इट। इससे ज्यादा सीरियस हालात थे जो 2010 में थे, 11 में थे, आपको पता है लाहौर में कितने कितने होते थे। इंशाल्लाह वी विल बी एबल टू कैच होल्ड ऑफ देम, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हुआ, एक अपसेट हुआ है, बट दैट विल बी सेट राइट। अगली बात मैं आपसे कहूँ, एक ये हर बात में हर पीटीआई का दोस्त कहता है कि जी 27 किलोमीटर की हुकूमत है। क्या 27 किलोमीटर की कैसे है जी? उनकी तो सारा वेबडा तो फेडरल गवर्नमेंट के मतहत है, जगह जगह हर घर में उनके कनेक्शन हैं। जैसे सारी आर्मी जो सूबे के मतहत है, सारे कंटोनमेंट जो फेडरल गवर्नमेंट के मतहत है। अच्छा। FIA जो सूबों के मतहत है, जो इतनी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, सारी मुल्क में FIA जगह जगह फैली हुई है। ये किस कॉन्सेप्ट के तहत ये सिस्मेटिक फिजा पैदा करना चाहते हैं कि 27 किलोमीटर में फलां? फेडरल गवर्नमेंट का आइन में रोल आप पढ़ लें, जो मैंने अभी आपको आर्टिकल 149 पढ़ के सुनाया है, तो इनको पता चल जाएगा उनका क्या रोल है। इस बात पे बार बार ये जोर देना, ये मैं समझता हूँ नामुनासिब है। अगर मिल के काम करना है तो सिद्ध के दिल से मिल के काम करना पड़ेगा। वैसे मैं नहीं समझता कि इस तरह जो है काम चल जाएगा। अब ठीक है सर। इनको इनके साथ वो होना है, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अच्छा। आगे देख लीजिएगा डॉक्टर शाह, जिस रास्ते पे ये चल पड़े हैं ना, अच्छा, जो अनडेमोक्रेटिक भी है और जो अनपार्लियामेंट्री भी है। जी जी जी, कुछ ये कुछ न्यायी साहब कुछ कहना चाह रहे, कुछ शेर का जवाब शेर के अंदाज में तो नहीं देना चाह रहे? अनएथिकल भी है, इसके लिए मेहरबानी करें। न्यायी साहब सेंसिबल आदमी हैं, यार बड़े बाप के बेटे अनवार। हैं। जी जी जी, न्यायी साहब जब चोर कहते हैं ना जुबान से, मुझे खुद शर्म आ जाती है, ईमानदारी की। न्यायी साहब कुछ कहना चाह रहे, फिर मैं डॉक्टर साहब का जाना है। शर्म आती है जब ये कहते हैं। नहीं सही कह रहे हैं, अच्छे अल्फाज में भी नहीं आप सही कह रहे, डिक्शन अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, जी न्यायी साहब। अनवार। जी जी सर। सर जी जी, साहब भी एक रीजनेबल आदमी है, लेकिन इनके ऊपर फिट आता है कि इनकी जो हालात है ना आजकल, जी जी, तो वो कहते हैं कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदो पशेमा का पशेमा होना। अच्छा। पाकिस्तान को लूट के चले गए, अब ये पशेमान हो रहे हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल आज अल्फाज भी दुरुस्त होने चाहिए ना। आज भी ये हाय उस जूद पशेमा का पशेमा होना। चले अब आप लोगों ने एक दूसरे को लिए शेर सुनाया, मैं डॉक्टर शाहजी के पास जाऊंगा आप लोगों की इजाजत से। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि वो फॉरेन मिनिस्टर है, ज़ाहिर है हमारे फॉरेन मिनिस्टर, लेकिन चूंकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, अमजद साहब का कहना था कि वो दौरे कर रहे हैं, अफगानिस्तान नहीं गए, और जो हमारी वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा है, मैं खुद उनका मोतरफ़ हूँ, रवानी खर साहब, वो गई, लेकिन उनको वो एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अफगानिस्तान का अपना एक माहौल है पर्टिकुलर, जो कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जाते तो उनको मिलती। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैं फिर भी यही कहूँगी कि जी PTI वाले अगर इंतशार फैलाने पे आएँ तो बहुत ज़्यादा वो एक स्मूथ माहौल को भी ख़राब कर सकते हैं। देखिए अनवार, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इज़्ज़त हिना साहिबा को वहाँ पे मिली, वो मेरे ख्याल में इनको नहीं पता चली है। जैसे अभी आपने उनकी नॉलेज में इजाफा किया कि वहाँ पे उनको फॉरेन मिनिस्टर मिले थे, जो उनको नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बात बोल दी थी क्योंकि उनको इंतशार फैलाना था। और दूसरी बात मैं समझती हूँ कि फॉरेन मिनिस्टर जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी साहब हैं, और उन्होंने जो मेजॉरिटी शो की है और जिस तरह से पाकिस्तान को उन्होंने पोर्ट्रे किया है, मेरे ख्याल में इमरान खान नियाजी साहब से बहुत ज़्यादा बेहतर किया है। उनकी तरह बाहर जाके उन्होंने चोर डाकू वाली गर्दान नहीं लगाई, उन्होंने इनके इमरान खान की एक स्टेटमेंट को भी वहाँ प्रोटेक्ट किया था जब वो बाहर गए थे। तो ये चीज़ें आप अगर पाकिस्तान के नाम पे या पाकिस्तान को प्रेजेंट करने बाहर जाते हैं, तो वो आप अपनी जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो पाकिस्तान में छोड़ के जाते हैं, वो पाकिस्तान से बाहर आप उनको पोर्ट्रे नहीं करते। आप समझते हैं अफगानिस्तान के साथ हमारी जो रिलेशनशिप है? देखिए, ये चीज़ें मैं समझती हूँ कि जो खान साहब ने एक मुआहिदा किया था, वो खान साहब बता दें कि वो क्या किया था उन्होंने। एक वो खान साहब बता सकते हैं या न्याजी साहब बता सकते हैं कि वो जो ये कहते हैं कि हमें कहते हैं कि इम्पोर्ट गवर्नमेंट है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन जो लोगों को 50,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे उन्होंने इम्पोर्ट किया था, जो आज
बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बताया था, और मेरे ख्याल में मैं अगर रॉन्ग नहीं हूँ, इमरान खान साहब ने एज जी। प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान में जी रहने जी वाले जी, लोगों को बहुत यहाँ नहीं बसाया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो कहते थे, उनकी स्टेटमेंट उठा के देख लें। और दूसरी बात ये है कि आपको याद होगा कि खान साहब तो ये भी कहते थे कि शौकत खानम में जब ये स्कैंडल आया था कि शौकत खानम में बहुत ज़्यादा अफगानी जो है उनकी या वहाँ के मुजाहिदीन जो हैं, तालिबान जो है, उनकी ट्रीटमेंट हुई थी, तो खान साहब ने कहा था मुझे तो पता ही नहीं था कि इस तरह से कुछ हुआ भी है, हालांकि वो रिकॉर्ड में उनके है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जब आप हिस्ट्री में जाएंगी तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे, तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तान को सामने रखते हुए फिर भी इनको ऑफर करेंगे कि आप पार्लियामेंट में आएँ पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए आप इंतशार फैलाने पे आए तो हम भी इंतशार फैला सकते हैं, लेकिन हम नहीं फैलाएंगे। देखिए वो ये देखिए कि आप एक शख्सियत को, चाहे वो किसी इदारे के हेड थे, तो आप उनके लिए कहते थे कि इनसे ज्यादा अच्छी सपोर्ट हमें नहीं मिली, उनकी वजह से हमारी गवर्नमेंट चल रही थी। अगर वो इतने बुरे थे तो एक एक्सटेंशन के बाद आपने उनको दूसरी एक्सटेंशन क्यों ऑफर की थी? ये चीजें हैं कि आप लोग अगर जो आपको सपोर्ट करे वो बहुत अच्छा है। जब तक पीटीवी आपको अच्छा कह रहा था तो पीटीवी अच्छा है, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि पीटीवी वाले डरे नहीं, खुल के बोलें। तो ये चीजें आप गलत बातें ना फैलाएं। बहुत आप पाकिस्तान को एक गलत जगह तक ले आए हैं, लेकिन अगर हम उसको सही करने जा रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप बिंग पाकिस्तानी आप आएँ और हमारा साथ दें। हम फिर भी आपसे यही कहेंगे कि आपकी जितनी भी गलतियां हैं वो हम भूल जाएंगे। आप पार्लियामेंट में आएँ, पाकिस्तान को इज्जत दें, पार्लियामेंट को इज्जत दें। नहीं साहब, अब देखें आपको सेनेटर राना मकबूल साहब भी कह रहे हैं, डॉक्टर शाजिया भी कह रही है पार्लियामेंट में आ जाएं, और तो कोई वापसी की सूरत नहीं निकल सकती सर वैसे, मतलब अनवार अगर आज पार्लियामेंट है वो डिलीवर कर रही होती तो यकीनन हमें बड़ी खुशी होती कि हम वापस पार्लियामेंट में हैं। देखिए न्याजी साहब, डिलीवर तो आपने भी नहीं किया ना। पार्लियामेंट 90 दिन में आपने करप्शन खत्म नहीं की, और 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर तो आपने भी नहीं दिए ना। जिस बात का आज आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं ना, यही पार्लियामेंट थी जब हम ने ग्रे लिस्ट से निकले थे, फेटफ के उस नहीं सर, वो तो इनके दौर में निकले तो हम निकले ना, यही तो मैं कह रही हूँ कि वो क्रेडिट लेने पे आए तो अपने ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने फेटफ से ग्रे लिस्ट से निकाला है। अपना वोट दिया था ना, वो मुझे वो मंजर भी याद है। अरे न्याजी साहब, आपने तो असद उमर साहब को 6 महीने में फारिग किया था, और कियानी साहब की दवाइयों के स्कैंडल पे भी पर्दा डाला था। जी जी जी, खड़े होके आपने खिलाफ बयान दिया था, ठीक है ना जी सर। आप तो वो लोग हैं, आप पाकिस्तान के साथ कब खड़े हुए थे? आपने तो अगेंस्ट वोट दिया था सर। अब आगे कैसे बढ़े ना, साल नया साल है न्याई साहब, 2023 का नया साल है ना, वो माजी को से ज़ाहिर बात है जरा हट के अगर हम आगे बढ़ने की बात करें तो कैसे बढ़ा जा सकता है? इलेक्शन ईयर है, आप कहते जल्दी करा दो, ये कहते टर्म पर होंगे। वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार। अब हाँ, इनके लिए माजी जो है ना वो अजाब है ना। ये राना साहब ने शेर सुनाया, अब न्याई साहब को शेरों से कौन रोकेगा? राना साहब, न्याई साहब को आपने छेड़ दिए, वो कह रहे याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा, चाहे मुतल्लका हो चाहे घर में नहीं सर। मैं ये चाहूंगा कि 2023 में देखें, पब्लिक है, न्याई साहब भी वोट लेकर आते हैं, आप लोग भी वोट लेकर आते हैं, अवाम को रिलीफ देना है। ये सूबों में, हुकूमतों में, आप विफाक में हैं और सिंध में है, कैसे अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है सर? सवाल मेरा ये है जी। किससे पूछ रहे हैं जी? आप दोनों से सब सवाल ये है, इख्तिसार से बताइएगा। जी जी, अपना अनवार भाई क्या पूछना चाह रहे हैं, आप दोबारा रिपीट के। मैंने कहा सर, अवाम के लिए, अवाम को रिलीफ कैसे दिया जा सकता है? आप सूबों में हुक्मरान हैं और राना साहब और शाजिया साहबा फेडरल और सिंध में हुक्मरान है, 2023 में लोगों को कैसे रिलीफ दिया जा सकता है? जजा और सजा, रूल ऑफ लॉ और साफ और शफाफ इलेक्शन के जरिए मार्ज़े वजूद में आने वाली पार्लियामेंट डिलीवर करेगी। राना साहब, 3 हाल है ये उन्होंने पंचलाइन दे दी सर, बताइए आप। देखें जी, अगर बंदों का मटेरियल यही रहा जो कि है, और जो अब ये इनकी पार्लियामेंट में पूरी पावर थी और उनको सपोर्ट थी और इनको रेजिमेंटल फोर्सेस की भी सपोर्ट की, तो उन्होंने बड़ा रिलीफ दिया है, बड़ा सुकून लेके आए हैं।
बड़ी इज्जतें बहाल की हैं, बड़े ईमानदारी के साथ एक्शन लिए हैं। अभी जो हमारी मशीरा डॉक्टर साहबा काबिल इज्जत है, वो बता रही थी ना, दवाइयों का स्कैंडल जो बड़ा ही जालमाना स्कैंडल था, उसमें क्या एक्शन लिया गया? गंदम का स्कैंडल, उसमें क्या एक्शन लिया गया? शुगर के स्कैंडल में क्या एक्शन लिया गया? LNG जो $4 में मिल रही थी, वो 35 में खरीदी, उसमें क्या एक्शन लिया गया? ये सिर्फ कहने की बातें हैं। ये एक मतलब मिजाज और जैसे होती है ना विम्सिकल किस्म का सेटअप था। आज कुछ कह दिया, सुबह कुछ कह दिया, सुबह कुछ कह दिया, फिर याद आप लोग क्या करेंगे सर? ये तो पीटीआई की बात होगी ना। देखें आप, देखें आप लोग वन लाइन में बताएं। मैं आपको अर्ज कर देता हूँ ना सर। आज ही अभी डॉक्टर शाजिया कह रही थी, दवाई की कीमतें कम की उन्होंने 20%। ठीक। पेट्रोल की कीमतें पिछले 4 महीने से नहीं बढ़ी है। इसके ऊपर और जो टैरिफ में भी कमी आ रही है, ये जो इसके ऊपर मेहनत हो रही है, अभी कुछ करने तो दें। ये जो कहते हैं जी इलेक्शन में इन्होंने क्या करना है? सर अशय खुर्दनी की सर कीमतें भी प्लीज कम कीजिएगा, उस पर भी जरा फोकस रखिए। अशय खुर्दनी की जो चीजें सर, आटा, घी और चावल, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त मेरा खत्म हुआ जा रहा है। डॉक्टर शाजिया साहब आपका बहुत शुक्रिया। अमजद खान न्याई साहब आपका शुक्रिया। सेंटर राना मकबूल साहब। व्यूअर्स, आज भी हमने जो की मुल्की मईशत, मुल्की सियासत, दाखिली खारजी उमूर अहम नुकात हैं, इन पे हमें कंसेंसस बिल्ड करना होगा बड़ी जमातों का, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। वगरना सियासत तो चलती रहेगी और सियासी इख्तलाफात, जुमलेबाजी और एक दूसरे की नुक्स बयान करना, वो तो साथ साथ चलता। लेकिन अगर ये मामला भी आगे बढ़े तो उस पर पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुस्तफ़ीद होंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और दस्तक की ब्रशर टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।